हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एन ए फिजिक्स पर। और आज मैं यहाँ पे बात करेंगे हम 2D मोशन के बारे में। तो 2D मोशन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, मतलब सारा 2D मोशन आपका इस एक वीडियो में आ जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है 2D मोशन से, 2D मोशन में आपको बात करता हूँ मैं। एक होता है आपका प्रक्षेप्य गति, ठीक है, एक होता है प्रक्षेप्य गति और एक होता है वर्तीय गति, ठीक है ना। वर्तीय गति और प्रक्षेप्य गति दोनों गतियों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो 2D मोशन में क्या बोला है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रक्षेप्य गति के बारे में। किसके बारे में? प्रक्षेप्य गति के बारे में। तो देखो एम द्रव्यमान के एक प्रक्षेप्य पर द्रव्यमान के प्रक्षेप्य पर विचार करें जो क्षैतिज से थीटा कोण पर u वेग से फेंका गया है तथा यह बिंदु O से प्रक्षेपित किया गया है तथा बिंदु G पर गिरता है। तो इसके द्वारा शीर्ष पर देखो, ये देखो यहाँ पे हम ऐसा मोशन बनता है। मतलब क्या होता है कि जैसे हम पृथ्वी की सरफेस से कोई भी पत्थर फेंकते ना, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी पत्थर फेंकता हूँ तो ऐसा तो है नहीं वो सीधा जाएगा, ऐसे आगे गिर जाएगा। वो पत्थर एक परवलयाकार जो पथ है उसको फॉलो करते हुए वो पत्थर जमीन पर पहुंचता है। ऐसे ही होता है, परवलयाकार जो पथ है उसको फॉलो करते हुए वो जमीन पर पहुंचता है। तो जैसे मैंने यहाँ से हमने कोई किसी को थीटा कोण पर फेंका और किस वेग से फेंका, यू वेग से हमने थीटा कोण के ऊपर फेंक दिया। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे क्या है, उसका मिड पॉइंट है, ये क्या है, मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु भी उसको बोल सकते हैं या उच्चतम बिंदु। उच्चतम बिंदु भी हम इसको क्या बोल सकते हैं, उच्चतम बिंदु भी बोल सकते हैं, पीक पॉइंट, ठीक है ना। उच्चतम बिंदु हम इसको बोल सकते हैं। और फिर बाद में यहाँ पे ये इसकी क्या है, ये यहाँ पे इसकी हाइट एच से डिनोट कर रखा है। देखो ये एच से डिनोट कर रखा है, इसका मतलब ये क्या है, इसकी हाइट है, ठीक है। और ये हो गया एक्स एक्सिस, ये दूरी हो गई, ये इसको बोलते हैं आपकी क्षैतिज परास, ठीक है ना। ये आर जो है ना, कैपिटल आर, इसको बोलते हैं क्षैतिज परास। क्या बोलते हैं? क्षैतिज परास, ठीक है, क्षैतिज परास। और फिर ये जो एच है इसको क्या बोलते हैं? अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई। एच को क्या बोलते हैं? अधिकतम ऊंचाई। और इसको बोलते हैं क्षैतिज परास। और जो टाइम लगेगा, जो टोटल टाइम लगेगा आने में और जाने में, है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टोटल टाइम लगता है, कैपिटल टी, उसको बोलते हैं उड्डयन काल। उड्डयन काल, ठीक है ना, उसको बोलते हैं उड्डयन काल। तो इन सारे के फॉर्मूले और इन सभी में जो रिलेशंस होते हैं वो आगे हम पढ़ने वाले हैं। देखो यहाँ पे लिख रखा है थोड़ा सा इसके बारे में। ओ से एम तक जाते समय निम्न परिवर्तन होता है। जो परिवर्तन होता है ना वो लिख रखा है यहाँ पे, कौन कौन सा परिवर्तन। एक बात हम आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि प्रक्षेप्य गति जो होती है ना, प्रक्षेप्य गति में इसका जो क्षैतिज घटक, देखो इस थीटा के है ना, थीटा के और यू वेग के दो घटक होते हैं। एक तो होता है क्षैतिज घटक, एक होता है लंबवत घटक। एक होता है क्षैतिज घटक, ठीक है, एक हो गया क्षैतिज घटक, एक हो गया लंबवत घटक। अब यू लंबवत घटक होता है यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। और क्षैतिज घटक होता है यू कोस थीटा। तो याद रखना कि प्रक्षेप्य गति में यू कोस थीटा जो है वो क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। इसको बोल सकते हैं स्थिर रहता है। क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है, स्थिर रहता है, ठीक है। और जो यू साइन थीटा है, यू साइन थीटा है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। दोनों बातों में ये याद रखना। पहले तो यू कोस थीटा इसका क्षैतिज घटक हो अपरिवर्तित रहता है, और यू साइन थीटा जो इसका लंबवत घटक हो परिवर्तित होता रहता है। तो वेग में परिवर्तन क्या होता है? यू साइन थीटा। वेग में परिवर्तन क्या होगा? यू साइन थीटा। और चाल में परिवर्तन, चाल में परिवर्तन क्या हो जाएगा? 2u साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आपको सीधा ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, 2u साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आपका हो जाएगा किस में परिवर्तन? चाल में परिवर्तन। संवेग में हो जाएगा mu साइन थीटा। संवेग में क्या हो जाएगा? mu साइन थीटा, ठीक है। चाल में परिवर्तन हो गया, ठीक है। चाल में परिवर्तन आप 2u साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। वेग में परिवर्तन u साइन थीटा। संवेग में परिवर्तन mu साइन थीटा। और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन 1/2 mu स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 1/2 mu स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर देखो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो गया। जितना गतिज ऊर्जा में
ये हानि होती है। हाँ, हानि का मतलब समझ रहे हो, जब प्रक्षेप्य है ना, प्रक्षेप्य गति जब होती है उसमें गतिज ऊर्जा जो है ना घटती है। क्या होती है? घटती है। गतिज ऊर्जा घटती है। और स्थितिज ऊर्जा, जो स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है वो बढ़ती है। स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का बढ़ने का और घटने का कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ कि मतलब जो कार्य करना पड़ता है ना, जो कार्य करने में जितनी ज़्यादा कठिनाई होती है, अभी बताओ ये ऊपर जाएगा है ना, कण ऊपर जा रहा है, इस पे नीचे के ऊपर क्या लग रहा है? ग्रेविटी लग रहा है, तो इसको ऊपर जाने में ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा इसका मतलब क्या है? इसको कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा। वही क्या है? इसकी स्थितिज ऊर्जा है। वही इसकी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा जो है इसकी वही है। तो गतिज ऊर्जा में हानि होती है, स्थितिज ऊर्जा में लाभ होता है। स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, गतिज ऊर्जा घटती है। किस कोण पर फेंकते हैं? थीटा कोण पर फेंकते हैं। ठीक है। जमीन पर आने के पश्चात यह ओ से जी तक जाने में कितना क्या क्या परिवर्तन होता है? देखो, ओ से जी तक, यहां से यहां तक, मतलब पूर्ण प्रक्षेप्य गति। पूर्ण प्रक्षेप्य गति में, पूर्ण प्रक्षेप्य गति जो हो रही उसमें क्या क्या परिवर्तन, किस हिसाब से क्या परिवर्तन हो रहे हैं वो देखो यहाँ पे। इसमें आपको कंप्लीट मिल जाएगा कि चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता। चाल में क्या होता? कोई भी परिवर्तन नहीं होता। वेग में परिवर्तन क्या होता है? 2u साइन थीटा। संवेग में होता है 2mu साइन थीटा। गतिज ऊर्जा में शून्य परिवर्तन, स्थितिज ऊर्जा में शून्य परिवर्तन, और गति की दिशा जो होती है वो क्या होती है? 2 थीटा होती है। तो क्या समझ रहे हो कि आपसे पूछे कि एक पूर्ण प्रक्षेप्य गति में कौन सी राशियां स्थिर रहती हैं? कौन कौन सी राशि स्थिर रहती है? तो कौन सी राशि स्थिर रहती है? एक पूर्ण प्रक्षेप्य गति में आपकी स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और क्या होता है? ये चाल, ये तीनों जो है वो स्थिर रहती हैं। वेग में परिवर्तन क्या होता है? 2u साइन थीटा। और संवेग में परिवर्तन होता है 2mu साइन थीटा। क्योंकि p इक्वल टू क्या होता है? mv। p इक्वल टू क्या होता है? mv। अब mv v में वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है? 2u साइन थीटा। और mv मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? संवेग में परिवर्तन, तो 2mu साइन थीटा। ठीक है, आ रहे कॉन्सेप्ट समझ में? आगे देखो, अब होता है मेन खेल स्टार्ट। देखो, प्रक्षेप्य गति में शीर्ष बिंदु पर वेग का क्षैतिज घटक u cos थीटा तथा वेग का ऊर्ध्वाधर घटक vy शून्य होगा। मतलब शीर्ष बिंदु पर प्रक्षेप्य गति देखो ऐसे जाता है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना पीक पॉइंट, है ना। पीक पॉइंट पे आपको देखो क्या बोल रहा है कि प्रक्षेप्य गति के शीर्ष बिंदु पर वेग का क्षैतिज घटक u अक्ष कोस थीटा तथा वेग का ऊर्ध्वाधर घटक, या ऊर्ध्वाधर को मैंने बोला था लंबवत, ठीक है ना, लंबवत भी बोल सकते हो, वी वाई क्या होता है? शून्य होगा। प्रक्षेप्य तल पर उसी वेग से टकराता है जिस वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। मतलब आपको बोले कि किसी भी कण को 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, तो पृथ्वी पर पहुंचने पर उसका वेग क्या होगा? पृथ्वी पर पहुंचने पर भी उसका यही वेग होगा, कितना? 2 मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आई होप यहाँ से, कि जितने वेग से हम उसको प्रक्षेपित करेंगे उतने ही वेग से वो कहाँ पे? पृथ्वी तल पे पहुंचेगा। ठीक है ना। प्रक्षेप्य गति के शीर्ष बिंदु पर कण का रेखीय संवेग mu cos थीटा। शीर्ष की बात कर रहे हैं। देखो शीर्ष पर क्या होता है कि यहां पे आपका जो लंबवत घटक है u साइन थीटा, u साइन थीटा वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। u साइन थीटा क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। और u कोस थीटा कंटिन्यूसली समान रहता है, तो u साइन थीटा जीरो होगा, तो बचा क्या? u कोस थीटा। तो क्या करें? प्रक्षेप्य गति के शीर्ष बिंदु पर कण का रेखीय संवेग जो होता है mv x या mu कोस थीटा, ठीक है ना, mu कोस थीटा, mu कोस थीटा हो जाएगा। आगे देखो, प्रक्षेप्य गति के शीर्ष बिंदु पर कण की गतिज ऊर्जा क्या होगी? प्रक्षेप्य गति के शीर्ष बिंदु पर कण की गतिज ऊर्जा, देखो पहले इसकी गतिज ऊर्जा क्या थी? 1/2 mu², ठीक है ना। इसको मान लेते हैं क्या है? k। और प्रक्षेप्य गति के पीक पॉइंट पर क्या है? k डैश। k डैश क्या हो जाएगा? 1/2 mu² कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो k डैश और k में रिलेशन हम देखना चाहें तो k डैश इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? k कोस स्क्वायर थीटा। k कोस स्क्वायर थीटा, आ रही बात समझ में? k कोस स्क्वायर थीटा।
के कोस स्क्वायर थीटा, देखो के डेस यहाँ पे दिख रहा है आपको, के डेस हो जाएगा और आपका के कोस स्क्वायर थीटा, दोनों में रिलेशन बन जाएगा आपका यहाँ पे, दोनों में क्या रिलेशन बन जाएगा, के इज इक्वल टू के कोस स्क्वायर थीटा। मतलब पीक पॉइंट पर जो ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, और जो स्टार्टिंग में गतिज ऊर्जा होती है, उन दोनों का रिलेशन आपको अच्छी तरीके से मालूम हो गया, वो आप आसानी से यहाँ से समझ सकते हो। अगर कोई भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आता है तो आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो देखो प्रक्षेप्य गति ये पढ़ लिया हमने। प्रक्षेप्य गति के शीर्ष बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर दिशा में कार्य करता है, अतः वेग का क्षैतिज घटक 90 डिग्री कोण पर होगा। वेग का क्षैतिज घटक जो है वो 90 डिग्री के कोण पर होगा। आगे देखो, प्रक्षेप्य गति के शीर्ष बिंदु पर थीटा कोण पर फेंकी गई प्रक्षेप्य का संवेग क्या होता है, पी कोस थीटा, अतः गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, के ई कोस स्क्वायर थीटा। मैंने अभी अभी आपको बता दिया है ये तो, के ई कोस स्क्वायर थीटा मतलब के डैश इज इक्वल टू हो जाएगा आपका के कोस स्क्वायर थीटा, के कोस स्क्वायर थीटा। ये रिलेशन आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से अक्सर एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। आगे देखो, यहाँ पे पूछ रहा है, बोल रहा है कि प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है, परवलयाकार। प्रक्षेप्य का पथ जो होता है वो परवलयाकार होता है। आगे देखो क्या हो रहा है, किसी प्रक्षेप्य के लिए उड्डयन काल तथा अधिकतम ऊंचाई और प्रक्षेप्य के वेग ऊर्ध्वाधर घटक पर निर्भर करते हैं। कौन से घटक पर, ऊर्ध्वाधर घटक मतलब यू साइन थीटा पर निर्भर करते हैं। आपसे पूछते हैं कि किस पे निर्भर करते हैं, उड्डयन काल, अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज परास किस पे निर्भर करते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक पर। प्रक्षेपण कोण, प्रक्षेपण कोण क्या होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होता है के लिए क्षैतिज परास अधिकतम होती है, के लिए क्षैतिज परास अधिकतम होती है। क्षैतिज परास का मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ यहाँ पे। क्षैतिज परास को हम आर से डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला आता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बट्टे जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बट्टे जी, ये होता है आपका क्षैतिज परास का फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। अब देखो यहाँ पे साइन मैक्सिमम कितना होता है, 90 डिग्री पे साइन मैक्सिमम होता है, क्योंकि 90 डिग्री पे साइन की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। अब थीटा की वैल्यू हम क्या करेंगे, 45 करेंगे, तभी तो यहाँ पे 90 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा है। आ रही ना बात समझ में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 2 इंटू में 45, आई बात समझ में। अब ये कितना हो जाएगा, फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको इरेज करके फिर से लिखता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये होगी इसकी क्षैतिज परास मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि 45 डिग्री पे क्षैतिज परास मैक्सिमम होती है। अब इससे आप एक बात समझ सकते हो कि किसी को भी हमें ज़्यादा दूरी पर फेंकना है, हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ से फेंकें और वो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय करें, है ना, उसका प्रक्षेप्य जो पथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय करे। तो हमें उसको कितने डिग्री के एंगल पर फेंकना होगा, 45 डिग्री के एंगल पे हमें फेंकना होगा, ठीक है ना। तो जो बाला फेंक होते हैं ना, बाला फेंक होते हैं, आपको एक बार क्वेश्चन आया भी था, तो बाला फेंक कितने डिग्री के एंगल पे फेंके कि ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर जाए, तो कितने डिग्री के एंगल पर, 45 डिग्री के एंगल पर उसे उसको फेंकना होगा, गोला हो, बाला हो, चाहे कुछ भी हो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर जा सके, ठीक है। आगे देखो, और फिर आपको एक एच का फॉर्मूला, एच का फॉर्मूला हम पढ़ लेते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 2g, ठीक है। ये हो गया आपका एच का फॉर्मूला। अब एच मैक्सिमम होता है, एच मैक्सिमम होता है 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मतलब एच मैक्सिमम की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, एच मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, एच मैक्सिमम होगा आपका यू स्क्वायर बटे 2g, लिख सकते हैं इसको, यू स्क्वायर बटे 2g, ठीक है। देखो तो दोनों बात समझ गए। एक बार उड्डयन काल का और फॉर्मूला लिख लो कि 2u साइन थीटा बट्टे जी, ये होता है आपका उड्डयन काल का फॉर्मूला, 2u साइन थीटा बटे जी, 2u साइन थीटा बटे जी, ये होता है आपका उड्डयन काल का फॉर्मूला। तो तीनों फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम रिलेशन देखेंगे कि जब अधिकतम हो, परास जो है वो अधिकतम हो, तो प्रक्षेप्य की ऊंचाई क्या होगी, परास जो है वो अधिकतम है तो प्रक्षेप्य की ऊंचाई क्या होगी, उसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे, है ना, कैसे होता है। देखो दरअसल आप हमारे पास हमने अभी भी क्या देखा है कि R इज इक्वल टू यू स्क्वायर बटे जी होता है, ये मैक्सिमम होता है, ठीक है। और H हमने, H का फॉर्मूला हमने क्या लिखा
कि यू स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। ठीक है, अब ये आर है, कितने डिग्री के एंगल पर मैक्सिमम था, 45 डिग्री पे, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे, 45। देखो याद रखो, ये बात याद रखना कि ऊंचाई जो है ये एच यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम नहीं है, ठीक है ना, एच यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम नहीं ले रहे हैं हम। तो देखो साइन थीटा की, साइन 45 की वैल्यू आपको मैं बता दूं, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो यहाँ पे हो जाएगा एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन, चलो सीधा ही √2 पुट कर देते हैं ना, ठीक है ना, साइन 45 की जगह पे, तो 1/√2 का स्क्वायर अपॉन में 2g, क्या हो जाएगा, अपॉन में 2g। तो एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर बटे √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, 2 इंटू में 2 मतलब नीचे क्या आ जाएगा आपका 4g, क्या आ जाएगा 4g, ठीक है ना, यू स्क्वायर बटे 4g। अब यू स्क्वायर बटे जी क्या होता है, आर मैक्सिमम, क्या होता है यू स्क्वायर बटे जी, आर मैक्सिमम। तो ये यहाँ पे हम इनके बीच में रिलेशन देख सकते हैं, क्या रिलेशन बना देंगे हम यहाँ पे, रिलेशन हमारा हो जाएगा कि एच इज इक्वल टू आर मैक्सिमम अपॉन में 4, एच इज इक्वल टू आर मैक्सिमम अपॉन में 4, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एच इज इक्वल टू आर मैक्सिमम अपॉन में 4, बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है ना। चलो तो ठीक है ना, हो गया ना, आर मैक्सिमम अपॉन में 4। आगे देखो जब परास अधिकतम हो तो प्रक्षेप्य ऊंचाई, सीधी सी बात है, अभी अभी हमने कर चुके हैं, पर जब परास अधिकतम हो तो प्रक्षेप्य ऊंचाई, जब परास अधिकतम हो तो उड्डयन काल, जब परास अधिकतम हो तो उड्डयन काल क्या होगा। अब देखो उड्डयन काल का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा कि टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बटे जी, ठीक है, साइन थीटा मतलब प्रास मैक्सिमम होगी तो साइन थीटा की वैल्यू 1/√2, क्योंकि 45 आ जाएगा, है ना। तो देखो t इज इक्वल टू 2u इंटू में 1/√2 इंटू में जी, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे √2 बच जाएगा, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी आपके पास √2u बट्टे जी, √2u बट्टे जी, ये आ जाएगा जब प्रक्षेप्य अधिकतम है तो उड्डयन काल, जब प्रक्षेप्य अधिकतम है तो उड्डयन काल आपका ये आ जाएगा। देखा, ठीक है ना, सारे के सारे सॉल्यूशन कर लेंगे विद कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट है तो कोई भी क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। आगे देखो जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है तो प्रक्षेप्य अधिकतम ऊंचाई होती है, एच इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर बटे 2g, पहले बता चुके हैं आपको मैक्सिमम ऊंचाई क्या होगी, यू स्क्वायर बटे 2g। यह अधिकतम परास की स्थिति पर ऊंचाई दोगुनी होती है, यह अधिकतम परास की स्थिति में प्राप्त ऊंचाई क्या होती है, दोगुनी होती है, अधिकतम परास की स्थिति में ऊंचाई जो है वो 2 गुना होती है। कैसे होती है, कैसे, देखो अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा कि आर मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी एक सेकंड, अभी अभी हमने रिलेशन क्या देखा कि एच इज इक्वल टू है आर मैक्सिमम अपॉन में 4। तो कॉन्सेप्ट को समझेंगे, देखो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अधिकतम परास मतलब एच का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g, ठीक है, यह बोल रहा है कि 2 गुनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, प्राप्त ऊंचाई से 2 गुनी हो जाएगी, प्राप्त ऊंचाई से 2 मतलब 45 डिग्री पे फेंकते हैं ना जो ऊंचाई होती है ना, वो इससे क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, सीधी सी बात है, यहाँ पे 45 डिग्री पुट करेंगे तो अपन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, मतलब आधी है, तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी आधी है, सॉरी इसकी आधी हो जाएगी, इसको ऐसे मान लेते हैं, इसकी आधी हो जाएगी और इसकी 2 गुनी हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी 2 गुनी हो जाएगी। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था कि अधिकतम परास की स्थिति में प्राप्त ऊंचाई क्या हो जाती है 2 गुनी। बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेना इसको कि अधिकतम परास की स्थिति में ऊंचाई जो हो कितनी हो जाती है 2 गुनी हो जाती है अधिकतम परास की उपस्थिति में, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री के लिए उड्डयन काल अधिकतम होता है, क्योंकि वहाँ पे साइन थीटा आ रहा था तो उड्डयन काल अधिकतम हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो प्रक्षेप्य का पथ सममित
परवलय होगा यदि संपूर्ण गति के दौरान जी नियत रहे तो प्रक्षेपण कोण थीटा इक्वल टू 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री न हो। ठीक है ना। यदि प्रक्षेपण वेग का मान, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज का आपका ये, यदि वेग प्रक्षेपण वेग का मान n गुना कर दे तो अधिकतम ऊंचाई प्रारंभिक मान के n स्क्वायर गुना तथा उड्डयन काल n गुना हो जाएगा, तथा उड्डयन काल कितना हो जाएगा, n गुना हो जाएगा यदि वेग को n गुना कर देंगे तो। और क्योंकि उसमें u स्क्वायर आ रहा था और इसमें क्या आ रहा था, u आ रहा था। ठीक है, आगे देखो, यदि कण पर कार्यरत बल हमेशा कण के वेग के लंबवत होता है तो कण का पथ वर्त होगा, क्योंकि अभिकेंद्रीय बल सदैव कण के वेग के लंबवत दिशा में कार्य करता है। अब हम पढ़ने लग गए हैं वर्तीय गति। किसके बारे में पढ़ रहे हैं अब, वर्तीय गति। प्रक्षेप्य गति के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, अब पढ़ेंगे वर्तीय गति। प्रक्षेप्य गति का एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ आपको छोटा सा। ठीक है, यही था, ये हो गया आपका जगह। चलो देखो तो वर्तीय गति देखो। हाँ, हमेशा होगा तो वर्त पथ क्या होगा, उसका पथ कैसा होगा, वर्त होगा। अभिकेंद्रीय बल सदैव कण के लंबवत होता है। अभिकेंद्रीय बल जो हो वो कण के सदैव कैसे लगता है, लंबवत लगता है। अब आज हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि जो वर्तीय गति होती है, इसमें यहाँ पे कोई कण दौड़ रहा है, गति कर रहा है, तो इसके ऊपर इसके वेग की दिशा तो क्या होगी, ये होगी। ठीक है, और बल जो है वो कैसे होगा, ऐसे होगा। तो दोनों के दोनों कैसे रहते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। और दोनों के वर्तीय पथ होगा, तो वर्तीय पथ देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है ना, तो 90 डिग्री का एंगल है तो किया गया कार्य जो है वो क्या होगा, किया गया कार्य 0 होगा, क्योंकि W इक्वल टू होता है F ds cos थीटा। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है वैसा। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल सदैव कण के लंबवत होता है। अभिकेंद्रीय बल सदैव कण के लंबवत होता है। यदि वस्तु की वर्तीय गति एक समान है तो इसमें सिर्फ अभिकेंद्रीय त्वरण होगा। यदि वस्तु की गति वर्तीय गति एक समान है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, अभिकेंद्रीय त्वरण होगा। ठीक है, आए बात समझ में कॉन्सेप्ट। देखो तो चलो, यदि वस्तु वर्तीय गति असमान है तो अभिकेंद्रीय त्वरण तथा अनुप्रस्थ त्वरण दोनों होंगे। अभिकेंद्रीय त्वरण तथा अनुप्रस्थ त्वरण दोनों ही होंगे। किसमें होंगे, यदि वर्तीय गति जो है वो असमान है, गति जो है वो असमान है तो दोनों ही होंगे। ठीक है, जब कण वर्तीय पथ में नियत चाल से गति करता है तो कोणीय वेग भी नियत रहता है। जब कण वर्तीय पथ में नियत चाल से गति करता है तो उसका कोणीय वेग भी नियत रहता है, परंतु रेखीय वेग संवेग अभिकेंद्रीय त्वरण की दिशा परिवर्तित होती है, यद्यपि इनका परिमाण नियत रहता है, दिशा परिवर्तित होती है। ठीक है, अगला देखो, दृढ़ पिंडों की एक समान वर्तीय गति में सभी कणों की कोणीय चाल समान होगी, परंतु उनकी रेखीय चाल कण द्वारा वर्त की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। अब देखो कैसे, कि दृढ़ पिंडों के लिए एक समान वर्तीय गति में r इक्वल टू क्या होता है, mv अपॉन में q भी होता है, mv अपॉन में q भी। मान लो कि कोई आवेश है q है ना, ठीक है, एक घूम रहा है, चक्कर काट रहा है वर्तीय पथ में, तो वेग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। वेग के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला आपको पता होगा, F इक्वल टू क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन में r, mv स्क्वायर अपॉन में r, ये होता है आपका अभिकेंद्रीय बल। अब बात करें कि अभिकेंद्रीय त्वरण की, तो गति के द्वितीय नियम से बल का फॉर्मूला क्या होता है, ma, तो a इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपके पास v स्क्वायर अपॉन में r, ये हो जाए आपका अभिकेंद्रीय त्वरण। ये क्या हो जाएगा आपका अभिकेंद्रीय त्वरण। जब कोई वस्तु
आगे बोला जब कोई वस्तु घूर्णन करती है तो इसके सभी कण रेखा के परिवर्ती गति करते हैं जिसे घूर्णन अक्ष कहते हैं। ठीक है, घूर्णन करती हुई वस्तु विभिन्न कणों द्वारा बनाए गए पथ को घूर्णन अक्ष पर स्थित होता है। ठीक है, ये भी ठीक है। अभिकेंद्रीय बल देखो, अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है कि F इक्वल टू क्या है, एम ए सी की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा स्क्वायर कहाँ से आया, सारा का सारा मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। मैंने अभी आपको बताया अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला F इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, और ए की वैल्यू मैंने बताई कि वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो ओमेगा यहाँ पे क्या है आपका, कोणीय वेग। क्या है, कोणीय वेग। ठीक है, तो कोणीय वेग और रेखीय वेग में रिलेशन होता है कि v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू में आर। v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू में आर। तो मैं ये पुट कर सकता हूं कि a इक्वल टू होता है वी स्क्वायर अपॉन में आर, वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में आर से आर कैंसिल, a इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, तो अभिकेंद्रीय बल आपसे पूछ ले, अभिकेंद्रीय बल के बारे में बात कर ले कि F इक्वल टू क्या होगा यहाँ से, तो वो क्या जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये भी अभिकेंद्रीय स्मॉल आर है, ये भी तो अभिकेंद्रीय बल हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, फिर आप कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे एक रिलेशन बता देते हैं कि रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध होता है कि रेखीय वेग इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू में आर, रेखीय संवेग P इक्वल टू होता है कोणीय वेग इंटू में आर, रेखीय विस्थापन एस इक्वल टू होता है थीटा कोणीय विस्थापन इंटू में आर। तो ये सारे रिलेशन आपको याद रखने हैं, इंटू में आर कर दो बस। ठीक है, ठीक है। अभिकेंद्रीय बल सदैव वृत्त की त्रिज्या के अनुदिश होता है। ये बात हमेशा याद रखनी है कि अभिकेंद्रीय बल त्रिज्या के अनुदिश और अंदर की ओर याद रखना। ठीक है ना, केंद्र की ओर या अंदर की ओर, दोनों ही आप कॉन्सेप्ट याद रख सकते हो। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जब कोई कण कोणीय वेग से घूमती है तो इसके विभिन्न कणों का अभिकेंद्रीय त्वरण त्रिज्या के अनुकर्मानुपाती होता है। अभी हमने देखा है कि आर के क्या है, अनुकर्मानुपाती होती है, कोणीय वेग से घूमती है तो। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल के बिना वर्तीय गति संभव नहीं है। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल यांत्रिक बल, विद्युत बल और चुंबकीय बल कुछ भी हो सकता है। सूर्य के चारों ओर वर्तीय मार्ग में परिक्रमा करते हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर वर्तीय मार्ग में परिक्रमा करते हैं। स्थिति में सूर्य तथा ग्रह के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव चंद्रमा तथा कृत्रिम उपग्रहों के अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। अभिकेंद्रीय बल वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं कर सकता। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है कि अभिकेंद्रीय बल वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं कर सकता है। अभिकेंद्रीय बल वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे देखो, समानवर्तीय गति में अभिकेंद्रीय त्वरण का परिमाण सदैव नियत रहता है, परंतु दिशा निरंतर परिवर्तित होती रहती है। हालांकि सदैव केंद्र की ओर होती है, परिमाण सदैव परिवर्तित होता है। जबकि बल अभिकेंद्रीय बल के बराबर तथा विपरीत दिशा में एक छद्म बल कार्य करता है जिसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। देखो, अभिकेंद्रीय बल जो होता है वो केंद्र की ओर लगता है। अभिकेंद्रीय बल जो होता है वो केंद्र की ओर लगता है, केंद्र की ओर। ठीक है ना, केंद्र की ओर। और ये कौन सा लगता है, बाहर की ओर। ठीक है, बाहर की ओर। कैसे लगता है, बाहर की ओर। ठीक है, आगे देखो, थीटा ओमेगा अल्फा। अल्फा, हाँ सॉरी एक सेकंड, ये बताने भूल गया आपको। अल्फा जो होता है वो कोणीय त्वरण, वो होता है रेखीय त्वरण इक्वल टू अल्फा इंटू में आर। सारे रिलेशन सेम है। हाँ, उनकी दिशा दाएं हाथ की मुट्ठी के अकॉर्डिंग दी जाती है। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि रेखीय त्वरण, कोणीय त्वरण, है ना, रेखीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, कोणीय त्वरण, कोणीय वेग, इन सभी की दिशा किसके अकॉर्डिंग दी जाती है, दाएं हाथ की मुट्ठी के नियम के अकॉर्डिंग। ठीक है, दाएं हाथ की मुट्ठी के अकॉर्डिंग के। यदि हम दाएं हाथ की मुट्ठी को घूर्णन अक्ष को इस तरह पकड़ें कि उंगलियां घूर्णन की दिशा के बाहर की ओर हो, तो अंगूठे की दिशा किसको दर्शाती है, अंगूठे की दिशा किसको दर्शाती है, इन सभी की दिशा को दर्शाती है। अक्षीय सदिश या सदम सदिश कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, वर्तीय गति के लिए यहाँ पे रिलेशन दे रखा है कि आर और वी है वो क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। आर और एसी प्रति समांतर होते हैं
त्वरण और वेग क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। त्वरण और AC और AT क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। ये सारे रिलेशन आपको दे रखे हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं, सारे के सारे यहाँ पे होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। वर्तीय गति का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन पता है क्या होगा, वर्क डन। क्योंकि हमेशा याद रखना कि वर्क डन किया गया कार्य, किया गया कार्य, किया गया कार्य, किया गया कार्य जो होता है हमेशा 0 होता है वर्तीय गति के अंदर। वर्तीय गति के अंदर किया गया कार्य जो होता है वो हमेशा ही क्या होता है, 0। तो ये थे आज के आपके प्रक्षेप्य के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने वीडियो को अच्छे तरीके से मन से देखा है तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रक्षेप्य गति का क्वेश्चन आप जाते ही टिक कर दोगे। सॉरी, एक कॉन्सेप्ट और रह गया है वो, और देखो एग्जाम में पूछा भी गया है कि R और H में, सीधा जो R और H में क्या, ना तो मैक्सिमम है ना मिनिमम है, कुछ भी नहीं है, सीधा का सीधा रिलेशन होता है R = 4H cos थीटा, सॉरी कोट थीटा। एक सेकेंड इरेज करके लिख देता हूँ अच्छे से। R = 4H कोट थीटा, ये रिलेशन होता है। क्या होता है, R = 4H कोट थीटा। ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यदि मैं इसकी वैल्यू R = 4H हो, R = तो यहाँ से एक रिलेशन और भी तो निकाल सकते हैं कि H = R/4 इंटू में कोट को हम क्या बना देंगे, कोट को बना देंगे हम tan थीटा। तो H = 4 R/4 कोट थीटा, ये होता है किसका रिलेशन, इन दोनों के बीच रिलेशन होता है। मतलब ये अगर हम ये देखें कि R और H है वो दोनों बराबर हों, यदि R और H दोनों बराबर है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो कि tan इनवर्स, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स क्या होगी, 4, है ना। और यह अप्रोक्सीमेट लगभग 76 डिग्री के इक्वल होता है। कितने डिग्री के इक्वल होता है, 76 डिग्री के। और अगर आपको यहीं पे ये बोल दे कि R = क्या होता है, 4H हो, R = अगर 4H हो तो थीटा = आ जाएगा tan इनवर्स 1, मतलब थीटा = 45 डिग्री। 1 कितने की होती है, 45 डिग्री की। तो ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। और एक आपको ट्रिक बता देता हूँ कि यदि आपको कोई भी देता है कि यदि R = NH दे देता है, आपको बोल दे कि R = क्या है, NH है, NH है, तो थीटा = आपका आएगा tan इनवर्स 4/n, tan इनवर्स 4/n, ये इसका इनवर्स है, tan इनवर्स 4/n होगा आपका यहाँ पे थीटा। ठीक है, तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना, मतलब फैला देना चैनल को, कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट की भरपूर भरमार है इस चैनल के ऊपर। आपको कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छोड़ा नहीं जाएगा, एग्जाम तक आपको लगभग कॉन्सेप्ट मैं करवा दूंगा। ठीक है ना, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।